गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज चैट बॉक्स में आप लोग कोई अटेंडेंस मत दीजिएगा, ठीक है? सब लोग का अटेंडेंस ऑटोमेटिक है। फॉर एग्जांपल हम आज आपको सेंड कर देंगे, ठीक? तो आज हमने आप लोग को बताया था कि आज हम आपको लेजर मॉर्निंग पढ़ाएंगे। कल आपका हाँ, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेजर पढ़ेंगे, कल फाइबर ऑप्टिक्स हो गया है, ठीक है? तो रुकिए, स्क्रीन शेयर करने के लिए आप लोग बने रहिए, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। आवाज आ रही है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था फाइबर ऑप्टिक्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे लेजर, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और चैट बॉक्स में कोई भी अपना अटेंडेंस नहीं देगा। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लेजर क्या होता है, लेजर का पूरा नाम क्या है। इसकी हिंदी याद करने से कोई मतलब नहीं है। लेजर, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं प्रकाश के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, ठीक है? विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। तो अब यहाँ पर क्या है कि लेजर LASER, तो LASER में आप देख लीजिए, हर लेटर का अपना सिंबल है। L फॉर लाइट, A फॉर एम्पलीफिकेशन, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर इमिशन एंड R फॉर रेडिएशन। तो लेजर का फुल फॉर्म हो गया लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है? तो ये होता है लेजर का फुल फॉर्म। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि व्हाट लेजर का फुल फॉर्म क्या है, ठीक? अब इसके बाद है आपका कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल। तो कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल में आपको पता है कि एनर्जी लेवल क्या होता है। आप जानते हैं कि कोई भी एटम होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है। डिफरेंट डिफरेंट एटम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो जब भी कोई एटम स्टेबल अवस्था में होता है तो हमेशा क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है? तो इन जनरल एट रूम टेम्परेचर कोई भी एटम की अपनी ग्राउंड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट का मतलब जो सबसे नीचे वाला स्टेट होता है, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है? तो इसकी अपनी कुछ एनर्जी होती है, इसको ग्राउंड एनर्जी स्टेट कहते हैं, ठीक? इसके बाद सबसे नीचे वाले के ऊपर, जैसे मान लो इसको E0 कह दिया, ये E1, E2, E3, तो अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, और हर एनर्जी लेवल का एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक? तो जो सबसे नीचे वाले को ग्राउंड एनर्जी स्टेट कहते हैं, और सबसे इसके ऊपर वाले को एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स कहा जाता है, ठीक है? तो यही एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी भी एटम को बाहर से कहीं एनर्जी मिल जाती है तो एटम क्या करता है, अपने ग्राउंड लेवल से हायर लेवल में चला जाता है। जैसी भी एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलती है कि ये जो एटम्स का एनर्जी है वो इन दोनों लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, तो एटम यहाँ से यहाँ जंप करेगा। अगर और ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है कि इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में आ रहा है, मतलब E3 के बराबर नहीं है, खाली E2 या E2 से थोड़ा जा, तो E3 तक नहीं जाएगा, ये यहाँ से जंप करके E2 में चला जाएगा, ठीक है? तो ये होता है, यही है एनर्जी लेवल। और जब बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इस तरह के एब्जॉर्बन को, इस तरह के एक्साइटमेंट को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि जब भी कोई भी, चाहे दुनिया का ये एकदम यूनिवर्सल लॉ है कि चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, या कोई भी, कुल मिला के ये कहा जाए कि एवरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड कैन स्टे इन द ग्राउंड स्टेट। तो हर ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या होता है, स्टेबल स्टेट होता है। तो हर आदमी स्टेबलाइज होना चाहता है। आवाज़ आ रही है ना आपको? हेलो? जी यस मैम आवाज मैम। आ हेलो? रही है। आ रही है। ठीक है, ओके ओके, आप लोग म्यूट कर लीजिए। तो यूनिवर्सल लॉ यही है कि एवरीथिंग, एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल, जितने भी कण हैं सब
ग्राउंड स्टेट में या स्टेबल अवस्था में रहना चाहते हैं। ठीक, तो अगर किसी तरीके से बाहर की एनर्जी लेकर कोई चला भी जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। ये एक तरह से क्या होता है, ये गेस्ट रूम है। ठीक है, या ये कह लो कि ये किसी जगह का एक तरह से होटल है। थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं, आपके पास पैसा आ गया, पैसा मीन्स आपको एनर्जी मिल गई, तो आपका मन किया गया चलो कहीं घूम कर आते हैं, तो घूम कर आए तो आपने कहीं पे होटल में गए, स्टे किया, लेकिन आप कितनी देर तक स्टे करेंगे? जब तक आपके पास पैसा है। नहीं तो जैसे आपका पैसा खत्म होने लगेगा या जो भी है, जब आपका मन उठ जाएगा वहाँ से, तो बाद में वापस आप अपने घर पर आते हैं। यही काम एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है कि नीचे से जब ऊपर वाले लेवल पर जाते हैं तो यहाँ पर इनके रुकने का जो टाइमिंग होता है 10⁻⁻8 सेकंड का होता है। इससे ज़्यादा देर तक एक्साइटेड अवस्था में एटम्स नहीं रहते हैं। तो एक्साइटेड अवस्था में जाने के बाद एटम जब 10⁻⁸ सेकंड का टाइमिंग पूरा कर लेते हैं तो क्या करते हैं, फिर अपने ऊपर वाले स्टेट से नीचे की तरफ जंप करना शुरू कर देते हैं। तो जंप करने पे क्या होता है कि अगर यहाँ से एटम नीचे आके जंप किया तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उस एनर्जी के बराबर रेडिएशन इमिट करता है। अब वो रेडिएशन या वो विकिरण विजिबल रेंज में हो भी सकता है और आउट ऑफ विजिबल रेंज भी हो सकता है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, आप जानते हैं E इक्वल टू होता है h न्यू। तो एनर्जी डिफरेंस हमें जब ये मिल गया, डेल्टा E मिल गया, तो वी कैन फाइंड न्यू। न्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी पता होगी तो हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जिस हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में एटम जब फॉल करता है, गिरता है, तो जो भी एनर्जी डिफरेंस आता है तो उससे ये पता चल जाता है कि किस फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन बाहर निकलने वाला है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाता है तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ऊपर से नीचे आता है तो रेडिएशन को रिलीज करता है। रिलीज करने मतलब छोड़ता है। तो इस तरह से जब ऊपर से नीचे आता है तो रेडिएशन निकलता है। अब ये रेडिएशन विजिबल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा एनर्जी डिफरेंस कितना है और उसके करस्पॉन्डिंग तो कांस्टेंट है। तो न्यू कितना है, न्यू जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिस भी किरण के करस्पॉन्डिंग न्यू का मान होगा उस गामा रे निकल सकती है, एक्सरे निकल सकती है, ठीक है, इंफ्रारेड भी निकल सकती है। और अगर विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम में होगा न्यू का मान तो विजिबल लाइट इमिट करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यही है एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, सबके एनर्जी लेवल की अपनी अलग अलग एनर्जीज होती है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में जो भी लिखा होगा, जो एनर्जी लेवल्स है इनको आप हाइड्रोजन एटम के लिए देखिए बताया गया है कि इतना एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें आप अपना पढ़ लीजिएगा। मेन जो कॉन्सेप्ट है कि क्या एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक्साइटेड लेवल्स क्या है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट क्या है, ये आपको बता दिया। किस प्रकार एक्साइटेड लेवल पे एटम जाता है और किस प्रकार एक्साइटेड से लोअर लेवल पर आता है। ठीक है, आप इसको कॉन्सेप्ट रखिए। बाकी अलग अलग एटम्स के लिए एनर्जीज की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एटम है उसके अकॉर्डिंग आप याद करेंगे। देखिए यहाँ पे आया ना, ये फॉर्मूला आया, यहाँ से लैम्डा का मान निकल आता है। तो जो भी लैम्डा की वैल्यू अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में आएगा लैम्डा का मान तो विजिबल लाइट इमिट होगी, एक्सरे के स्पेक्ट्रम में आएगा तो एक्सरे इमिट होगी। ठीक, गामा रे के स्पेक्ट्रम में आएगा तो गामा रे इमिट होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप जानते क्या होता है, सबसे पहले गामा रे से स्टार्ट होता है और वो मैक्सिमम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते गामा रे से आपका यहाँ पे लॉन्ग हर्ट्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी तक इसका रेंज होता है। ठीक, बीच में आपका एक्सरे आता है, यूवी रे आता है, फिर आपका उसके बाद यूवी के बाद आपका विजुअल रे आता है, फिर इंफ्रारेड आता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट पे आपका है ये सब कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। फॉर दी विजिबल लाइट तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लिया हुआ है या इन जनरल ऐसे फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू FC अपॉन डेल्टा ई आएगा कहाँ से, आपने देखा ये आपका नीचे क्या है, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में आप H का मान रखेंगे, C का मान रखेंगे तो आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा। बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप जब इसको सॉल्व करेंगे H की वैल्यू रखी गई, C की वैल्यू रखी गई, सॉल्व किया गया तो आपका यहाँ से आ गया 12375 अपॉन डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब डेल्टा ई की वैल्यू जैसा भी डेल्टा ई की वैल्यू होगा जब आप रखेंगे तो लैम्डा की वैसी वैल्यू निकल आएगी।
इसके बाद आपका आता है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या चीज़ है? एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ग्राउंड स्टेट के एटम को उसके हायर स्टेट में ले जाने के लिए सफिशिएंट होती है। तो ग्राउंड स्टेट के एटम को इतनी एनर्जी दी जाए कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट का एटम यहाँ से हट के पहले लेवल पे चला जाता है। तो ये पहले और जीरो लेवल के लिए एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी। इतनी एनर्जी दी जाती है कि ग्राउंड स्टेट से हट के ये सेकेंड लेवल में चला जाए। तो जो भी डेल्टा ई का मान होगा वो एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो यही है एक्साइटेशन एनर्जी। और इस समय क्या होता है, ये जो आता है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आता है। जनरली क्या होता है कि जब कभी भी आप एब्जॉर्प्शन होता है किसी, जैसे आपने विजिबल लाइट को किसी लिक्विड से होकर गुजारा और लिक्विड के जब आप आउटसाइड में देखते हैं तो आप देखेंगे एक पैटर्न बन गया। अगर पैटर्न बन गया उसमें से कुछ कुछ लाइट्स जो हैं गायब हैं, कुछ कलर्स गायब हैं। तो होता क्या, जो कलर गायब होते हैं उस लिक्विड के बाहर, तो उन कलर्स का लिक्विड ने एब्जॉर्प्शन कर लिया। मतलब लिक्विड के जो एटम्स थे, लाइट फॉल कराने के बाद, सॉरी, रेडिएशन फॉल कराने के बाद लिक्विड के एटम्स ने उस रेडिएशन में से अपने मतलब की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए और चूंकि उनका एब्जॉर्प्शन हो गया इसलिए लिक्विड के बाहर जो भी हमें पैटर्न दिखाई देगा या जो भी लाइट मिलेगी उसमें से कुछ नंबर ऑफ कलर्स मिसिंग होंगे। और वो जो मिसिंग कलर्स होंगे वो इस वजह से होंगे क्योंकि लिक्विड के एटम्स ने उन कलर्स के को एब्जॉर्ब कर लिया है। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू रेड रूबी ग्लास इट एब्जॉर्ब्स ऑल द स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट रेड पोर्शन। यानी जब भी व्हाइट लाइट रूबी ग्लास में पास होती है तो ये क्या करता है कि रेड को छोड़कर सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, होता क्या, a weak solution of potassium permanent absorption of green part of the spectrum, hence dark bands and lines appear in the spectrum. Sun's spectrum is found to have large number of fine dark lines known as Fraunhofer lines. हाँ देखिए, जब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है तो फ्राउनहोफर लाइंस में दो सोडियम का दो लाइंस मिसिंग होते हैं, 5328 5398 5396। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इतना ही होता है। तो इतने एंगस्ट्रॉम को वो जब एब्जॉर्ब कर लेता है सन की रेस, तो जब भी सन का स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो उसमें दो बैंड दिखाई देते हैं डार्क। वो वही डार्क बैंड होते हैं जिनको सन के आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें से वो कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक, तो जब भी एब्जॉर्प्शन होगा तो आउटसाइड में कुछ ना कुछ बैंड्स दिखाई देंगे। तो इसको छोड़िए, अब चलते हैं अपने लेजर पर कि लेजर क्या होता है। लेजर पहले ही बता दिए। चलिए, लेजर पहनने से पहले हम क्या समझते हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है। लेजर के बारे में कुछ नहीं लिखा हो, लेजर को लिखा है कि लेजर क्या होता है, लेजर का फुल फॉर्म क्या है। लेजर एक कोहेरेंट लाइट होती है। कोहेरेंट मतलब कला संबद्ध प्रकाश स्रोत है। कला संबद्ध का मतलब आप जानते हैं, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, सबका किसी भी समय पे फ्रिक्वेंसी, फेज, ये सारी चीज़ें समान रहेगा, एम्पलीट्यूड समान रहेगा। ठीक है, तो इसलिए लेजर बीम इज हाईली कोहेरेंट बीम। क्यों कोहेरेंट होती है इसको हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात हो रही है, तो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन, हिंदी में कहते हैं स्वतः उत्सर्जन। तो स्वतः उत्सर्जन से पहले आपको पहले हम बता दें, इसमें नहीं है क्या शायद, एक मिनट चेक कर लें। ओके, नहीं है। स्वतः उत्सर्जन से पहले हम आपको बता दें पहले स्वतः अवशोषण क्या होता है, सॉरी, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज स्टिमुलेटेड, अवशोषण हमेशा उत्तेजित ही होता है। ठीक है, उत्तेजन का मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कोई प्रक्रिया संपन्न कराना, दैट इज एक्साइटेशन, दैट इज स्टिमुलेशन। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप, स्वतः। तो जो प्रक्रिया अपने आप होती है उसको स्पॉन्टेनियस कहेंगे। जो प्रक्रिया किसी एक्सटर्नल कॉज के थ्रू संपन्न कराई जाएगी, मतलब फोर्स्ड हो जाएगा कोई चीज़, दैट इज स्टिमुलेटेड होता है। किसी काम को करने के लिए किसी को स्टिमुलेट करना, जैसे सपोज कर लो कि कोई पर्सन है, लेजी है, कोई काम नहीं करना चाहता, तो लोग उसको पिंच करते हैं, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। तो उसको इसको कहते हैं स्टिमुलेशन, उसको स्टिमुलेट किया जाता है कि यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हारे पास ये काम है, ये तुम्हें करना है विद इन टाइम इतना चीज़।
तो इसको स्पॉन्टेनियस, और कुछ लोग होते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझते हैं और अपना काम खुद ही करते रहते हैं, तो इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्पॉन्टेनियस इमिशन से पहले हम स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन समझते हैं। तो फॉर द टाइम भी आप ये समझ लीजिए, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। तो इसके लिए हम आपको एक मिनट इसको छोटा कर देंगे। ठीक, पहले ये समझिए, आपका एटम यहाँ पर है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। ये आपका क्या है, जीएस मीन्स ग्राउंड स्टेट। ये क्या है, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट है, इसकी एनर्जी E0 है। जो पहला एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी E1 है। इसके ऊपर भी और होंगे, मान लिया कि ये वाला मान लिया कि E2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब कभी भी इस ग्राउंड स्टेट के एटम को, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है, अब इसमें से जैसे कोई रेडिएशन इसके ऊपर फॉल कराया गया, जब रेडिएशन फॉल कराया गया तो इनमें से कुछ एटम्स या मैक्सिमम एटम्स क्या करेंगे, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जब इनके पास अपनी इस अवस्था में रहने से, जब इनके पास अपने ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा एनर्जी मिल गई है, तो अब ये अपनी इस जगह पे कभी भी नहीं रहेगा। क्या करेगा ये, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी अपने स्टेट से ज़्यादा, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा। ठीक, ऊपर जाकर यहाँ चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस जो हुआ कि किसी भी ग्राउंड स्टेट के एटम को बाहर से एनर्जी दी गई, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एटम अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो ये प्रक्रिया स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या उद्दीपित अवशोषण कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, जैसा कि आपको पहले कहा। तो ये क्या है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है। ओके, इतना समझ में आया आपको। हेलो मैम इसे कहते क्या है? जी मैम। ओके, अब चूंकि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो गया, अब हम इमिशन पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज स्टिमुलेटेड, इमिशन मतलब उत्सर्जन। उत्सर्जन दो तरह का होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस, दूसरा होता है स्टिमुलेटेड। मतलब अपने आप भी हायर स्टेट से एटम लोअर स्टेट में आ सकता है, और नहीं आता है तो उसको ज़बरदस्ती नीचे लाया जाता है। तो जो ज़बरदस्ती लाने वाली प्रक्रिया होगी नीचे, उसको कहेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक, इसमें होता क्या है, जैसे एब्जॉर्ब करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एटम हायर स्टेट में चला गया है। अब यहाँ से जब एटम 10⁻⁻8 सेकेंड पूरा करके क्या करेगा, अपने आप नीचे आएगा। तो जब अपने आप ये नीचे यहाँ से अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आता है या E1 पे वापस आता है, तो E2 माइनस E1, ये E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू या FC अपॉन लैम्डा। ठीक, एच न्यू इसके बराबर, यानी जो इसकी एनर्जी है, जो इसकी एनर्जी है, दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बराबर रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, अब ये जो रेडिएशन आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो यहाँ, माइक बंद करो, माइक बंद करके किसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, डेल्टा ई का मान यहाँ से निकल आएगा, इसकी एनर्जी लेवल मालूम है, इसकी मालूम है, दोनों घटा देंगे तो ये निकल आएगा, ये निकलने के बाद एच कॉन्स्टेंट निकल आएगा। ठीक, तो इससे ये हो जाएगा कि ये रेडिएशन, जो भी रेडिएशन होगा ये बाहर निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका है, हाँ, अब ये भी देखिए, जो स्टिमुलेटेड इमिशन होगा ये कोहेरेंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कौन सा आइटम कब नीचे उतर रहा है, सब एक साथ नहीं उतरेंगे। जब एक साथ, क्योंकि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब ऊपर जा रहा है, कोई पहले पहुंचा है, कोई बाद में पहुंचा है, मैक्सिमम लिमिट 10⁻⁻8 सेकेंड है, तो जरूरी नहीं कि सब 10⁻⁻8 सेकेंड बाद ही वापस आएंगे। कोई पहले आ गया, कोई बाद में आ गया, और कोई अधिकतम 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा, वो आएगा। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि सबके ऊपर से नीचे आने की टाइमिंग अलग अलग है, सब आगे पीछे उतरेंगे, रेडिएशन निकलेगा
इन दोनों के बीच में फॉल करने से वो रेडिएशन कभी भी कोहेरेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनके बीच का फेस कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब स्टिमुलेटेड इमिशन की बात करते हैं। तो स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है कि बाय द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एटम्स जो है यहाँ से ऊपर जा चुके हैं, ठीक है, एटम हायर एनर्जी स्टेट में है। अब क्या करना है कि कुछ एटम्स जो अपने आप चले आ रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस इमिशन में हैं, लेकिन कुछ एटम्स क्या होते हैं वो नीचे नहीं आ पाते हैं जल्दी, ठीक। जैसे 10⁻⁸ से पहले अगर मैं नीचे लेकर आना हो और वो नहीं आ रहा है तो क्या किया जाता है उसमें, उस केस में क्या होता है कि बाहर से किसी रेडिएशन को इन एटम्स के ऊपर फॉल कराया जाता है। जब इन एटम्स के ऊपर रेडिएशन फॉल करता है, मान लिया कि उस रेडिएशन का जो एनर्जी है एच है। अब एच रेडिएशन का एनर्जी इनके ऊपर फॉल करता है, तो इनमें से कोई एक एटम इस एच को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। अब जब इसकी एनर्जी और बढ़ गई तो ये अब इस जगह नहीं रहना चाहेगा, ठीक है, लेकिन इसकी एनर्जी इतनी भी नहीं है कि ये अपने से ऊपर E3 में चला जाए। E3 में जाने के लिए इतना ज़्यादा एनर्जी इसके पास होना चाहिए कि E2 वाला एब्जॉर्ब किया और अपने से ऊपर वाले में चला जाए, तब तो चला जाएगा। लेकिन अगर इसकी एनर्जी E2 और E3 के बीच में है, यानी E3 से कम है, उस समय तो E3 पे जाएगा, तो क्या करेगा, बीच में क्या टहलता रहेगा, यहाँ पर टहलेगा नहीं। जब उसके पास कहीं जगह ही नहीं जाने की तो वापस से ये नीचे आएगा, ठीक। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको कहेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन, कि बाहर से एक रेडिएशन को एनर्जी वाले रेडिएशन को क्या किया गया, हायर स्टेट पर एक्साइटेड स्टेट के एटम के ऊपर फॉल कराया जाता है। एटम उसको एब्जॉर्ब करके अपने से लोअर स्टेट में नीचे चला आता है। जब ये नीचे आता है तो एच रेडिएशन की एनर्जी को रिलीज करता है। क्यों, क्योंकि इसने एच को एब्जॉर्ब किया है। अब क्या होता है, जब ये नीचे आता है तो एक तो खुद अपने एक वो एच रेडिएशन रिलीज कर रहा है और एक जो दूसरा आ रहा था इसके पास, मतलब ये इनकमिंग है, ठीक है, ये इनकमिंग वाला है जो कि इसके ऊपर फॉल करेगा। इसके बाद क्या होगा, जैसे इसके ऊपर फॉल किया, इसको एब्जॉर्ब किया, इसके बाद ये नीचे आ रहा है तो बाहर कौन सी निकलेगी, जो ये वाली थी ये तो रहेगी ही, साथ में एक जो नीचे आया वो भी रहेगा। यानी एक रेडिएशन आया था उसको एब्जॉर्ब करके दूसरा वाला भी सेम रेडिएशन, सेम फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन इमिट करेगा और जस्ट इसके पैरेलल ही चलेगा और उसी के साथ में चलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि अब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो ये दोनों आपस में कोहेरेंट हुए, ठीक। अब किसी समय आगे बढ़ते हुए, जैसे ये एक कोई नली है बड़ी है, आगे बढ़ते हुए इसमें क्या है, ये आपका एनर्जी स्टेट न बढ़ा, ये आगे जाते जाते कहीं यहाँ किसी तरीके से ये दो एटम्स जहाँ पे भी मतलब एनर्जी रिलीज करी है रेडिएशन एक ट्यूब के अंदर मतलब जनरेट किया जा रहा है, तो उस ट्यूब में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि ये रेडिएशन तुरंत बाहर ना निकल जाए, ये रेडिएशन अंदर ही अंदर ट्रैवल करते रहे, एक सिरे से दूसरे सिरे पर, दूसरे सिरे से फिर पहले सिरे पर। तो इस प्रोसेस में होता क्या कि ये रेडिएशन जो हायर स्टेट के एटम्स होंगे जो कि बार बार टू एंड फ्रो इधर उधर मोशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से इनके रास्ते में एक्साइटेड एटम आएगा और ये रेडिएशन उससे टकराएगा, ठीक। तो एक टकराया था तो निकला दो, ये दो रेडिएशन किन्हीं दो एटम से टकराएंगे तो वो दोनों रेडिएशन फिर से इनकमिंग दो रेडिएशन के साथ में चलने लगेंगे, तो फिर दो इनकमिंग और बाकी के दो आउटगोइंग, टोटल मिला के हो गए चार। तो एक से दो हुआ, दो से चार हुआ, फिर चार वाले फिर टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, फिर चार एटम से टकराएंगे, फिर वो चार एटम भी एनर्जी रिलीज करेगा, तो 4 से हो गया 16। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता जाता है, ठीक। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रांजिशन। और ये सारे क्या होते हैं, सब चूँकि एक साथ जनरेशन होता है इनका, जो भी मतलब एक बार इंसिडेंट होने के बाद जो दो साथ में निकलते हैं वो कोहेरेंट होते हैं, तो इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन और ये कोहेरेंट होता है। देखिए इसको पढ़ के आपको समझाते हैं। When photons of energy hν are incident, atoms will be raised from lower energy state to higher energy state by absorbing the energy of the photon. Photon मतलब photon अगर
फोटोन या रेडिएशन जैसे फॉल करता है तो उसको एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चले जाते हैं। दिस इवेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। आपको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बताया था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहिए या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कहिए। इंड्यूस मतलब प्रेरित होता है ना, तो स्टिमुलेटेड मतलब भी प्रेरित ही है, तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। बट एट द हायर एनर्जी स्टेट इज ऑल्सो populated by some extent. The transition of atoms from higher energy state to lower energy state also takes place and the photons of energy h nu along with the incident photon are emitted। ठीक है, इसमें बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया और यहीं से कोई रेडिएशन फॉल किया, साथ में निकला, ये क्या लिखा है, द लोअर एनर्जी स्टेट ऑल्सो टेक्स प्लेस एंड फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एच nu along with the, ये लाइन देखिए, along with the photons of energy h nu along with the incident photon are emitted। यानी जो इंसिडेंट फोटोन है उसके साथ में ही दूसरा रेडिएशन जो उसके ऊपर फॉल करता है वो भी इमिट होता है, उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो यही है स्टिमुलेटेड इमिशन। अब स्टिमुलेटेड इमिशन प्राप्त करने के लिए एक तरीका होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या उत्क्रमण। जनसंख्या उत्क्रमण नाम से क्लियर है, पॉपुलेशन इन्वर्जन नाम से क्लियर है। क्यों पॉपुलेशन इन्वर्जन इसको कहेंगे? इन जनरल हमने आपको बताया जब भी कोई एटम्स या कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, तो एट रूम टेम्परेचर एट नॉर्मल कंडीशंस मोस्ट ऑफ द एटम्स आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स N2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स N1 है, हीट वगैरह के द्वारा हो सकता है कुछ एटम्स यहाँ प्रेजेंट हो, लेकिन इन नॉर्मल कंडीशन ऑलवेज N1 इज ग्रेटर देन N2 होता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द लोअर एनर्जी स्टेट इज हायर देन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द हायर एनर्जी स्टेट। यानी ग्राउंड स्टेट में उपस्थित परमाणुओं की संख्या हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या से ज़्यादा होती है। ठीक, अब जनसंख्या उत्क्रमण का मतलब क्या होगा? जनसंख्या उत्क्रमण का मतलब है किसी तरीके से अगर N2 ग्रेटर देन N1 हो जाए, ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर ये कंडीशन मिल जाए N2 ग्रेटर देन N1 मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर स्टेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर स्टेट, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इसी घटना को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, जनसंख्या उत्क्रमण कहते हैं। उत्क्रमण क्यों? नॉर्मली ये होता है लेकिन इसका उल्टा हो जाना, उत्क्रमण उल्टे को ही तो कहते हैं, तो इसलिए जनसंख्या उत्क्रमण हो गया। ठीक, तो यही चीज़ आपका इसमें लिखा है कि किसी भी प्रोसेस के थ्रू वो प्रोसेस जिसके द्वारा उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणुओं की संख्या से ज़्यादा कर दी जाती है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, इस अवस्था को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाता है, इस स्टेट को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाता है, और जिस प्रक्रिया से इसको ऑब्टेन किया जाता है उसको पंपिंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए, when the higher energy state of atoms get occupied due to induced absorption to a greater extent than lower energy state, मतलब हायर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा हो पॉपुलेशन और लोअर एनर्जी स्टेट में कम हो, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन या जनसंख्या उत्क्रमण। However, the population inversion does not sustain as atoms tend to return to the lower energy state। मतलब कहा गया है जबकि आप जानते हैं यद्यपि हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा रहने की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि वो थोड़ी देर में नीचे आने लगते हैं। तो इस अवस्था को मेंटेन कैसे बनाए रखें कि हायर एनर्जी स्टेट में एटम्स ज़्यादा रहें, तो उसको कहते हैं पंपिंग। पंपिंग करके ये अवस्था काफ़ी समय तक बनाए रखी जा सकती है कि हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो, लोअर स्टेट में कम हो। ठीक है, तो ये हो गई घटना पॉपुलेशन इन्वर्जन और पंपिंग की, क्योंकि बिना पंपिंग के हम लेजर लाइट अचीव नहीं कर सकते हैं। लेजर लाइट कैसे मिलेगी? हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे एटम फॉल करेगा तब मिलेगी। ठीक, अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो ज़्यादा ज़्यादा एटम्स ऊपर से नीचे फॉल करेंगे तो ज़्यादा इंटेंसिटी की लेजर बीम मिलेगी। ठीक, जब होगा ही नहीं तो कैसे मिलेगा? इसलिए कभी भी लेजर लाइट को अचीव करने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है। अब एक स्टेट होता है मेटास्टेबल स्टेट। तो जितने भी हायर स्टेट्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेट एग्जिस्ट करता है
जिसका जो टाइमिंग है वो 10⁻³ सेकेंड होता है। हायर स्टेट की टाइमिंग 10⁻8 सेकेंड है। परमाणु यहाँ पे इतनी देर तक रुक सकता है और यहाँ पर 10⁻³ सेकेंड। आप देख रहे हैं कि दिस टाइम इज ग्रेटर देन दिस टाइम, यानी मेटा स्टेबल स्टेट में एज कम्पेयर टू दी अदर एक्साइटेड स्टेट्स, दूसरी उच्च अवस्थाओं की अपेक्षा कोई भी परमाणु ज़्यादा देर तक रह सकता है। ठीक है, तो इसको मेटा स्टेबल स्टेट या हिंदी में कहते हैं मित स्थायी अवस्था। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए मित स्थायी अवस्था का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं मिलेगा तो पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं मिल पाएगा। चलिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग लेजर बीम। देखिए, आपको बताया, इसमें यही चीज़ जो हमने आपको बता चुके हैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। एक एटम टकराएगा इस वाले से, रेडिएशन, तो ये वाला दोनों मिलकर 2 लोग चलेंगे। फिर दो टकराया, मान लीजिए ये दोनों इससे टकरा गए, तो ये दोनों खुद और ये दोनों से जो रिलीज होगी वो, ठीक है। यहाँ 3 नहीं, यहाँ 4 होगा, पता नहीं कैसे 3 लिखा है, 4 हो गया। ठीक, फिर 4 से टकराएंगे तो उसके बाद उनसे जो निकलेगा उसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए, ऑल लिमिटेड फोटॉन्स हैव सेम एनर्जी, यहाँ पे हेंस 4 फोटॉन्स ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी, आइडेंटिकल मतलब सेम, identical energy and phase are produced which travel in the same direction. Further, these 4 photons interact with further 4 atoms in the metastable state and photons go on multiplying. ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट में उपस्थित ये चार जो हैं, यहाँ 4 बनेगा, इसको आप ध्यान रखिए। ये 4 जो हैं अदर 4 से टकराएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर 8 निकलेगा और 8 निकलने के बाद क्या होगा, जो भी ये रेडिएशन जो निकल के आ रहा है, सब लोग एक साथ निकल रहे हैं, इन सभी की एनर्जी सेम है, इन सभी का फेज सेम है, सब सेम टाइम पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए ये कोहेरेंट होगा और ये हमेशा गोज ऑन मल्टीप्लाई होता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, बहुत सारे रेडिएशन एक साथ निकल, इसी वजह से लेजर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आँख पर डायरेक्ट पड़ जाए तो आँख डैमेज हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि लेजर लाइट किसी की आँख पर ना डाली जाए या लेजर लाइट को डायरेक्ट आँख के थ्रू ना देखा जाए, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के लेजर्स होते हैं उनका ये प्रॉपर्टी होता है। अब थोड़ा बहुत प्रोजेक्टर वगैरह पे जो इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो लो स्टैंडर्ड होता है। अच्छी क्वालिटी के लेजर्स की तो ये कंडीशन होती है कि 1-1 लाख रुपए के मिलते हैं, वो सब 2-2 लाख 3-3 लाख का मिलता है डिवाइस। तो ठीक, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने का जो फंडामेंटल कंडीशंस है, बिना उसके पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होगा। वो क्या है कि मेटा स्टेबल स्टेट ऑफ एटॉमिक सिस्टम ऑफ द सब्सटेंस शुड हैव लार्ज नंबर ऑफ एटम्स देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट। मतलब जो मेटा स्टेबल स्टेट है वहाँ पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू उसके नीचे जो लोअर एनर्जी स्टेट है। निम्न ऊर्जा स्तर से मेटा स्टेबल स्टेट में परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ये कंडीशन रिक्वायर्स है, नेसेसरी है, बिना इसके पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फोटॉन्स इमिटेड ड्यू टू स्टिमुलेटेड इमिशन शुड बी एबल टू स्टिमुलेट द अदर एटम्स आर मल्टीप्लाई। ठीक है, साथ में जो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करके, उनके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अदर एटम से इंटरेक्ट करके उनको भी रेडिएशन इमिट करने के लिए स्टिमुलेट कर सकें। ठीक है, जिससे कि फोटॉन्स गोज ऑन मल्टीप्लाई होता रहेगा। और इसको प्राप्त करने के लिए देखिए एक डिवाइस तैयार की जाती है। क्या डिवाइस तैयार की जाती है कि दिस स्टिमुलेट मतलब क्या होगा? स्टिमुलेट मतलब इतनी बार तो बताया, किसी चीज को फोर्स करना, किसी चीज को किसी काम को करने के लिए बाध्य करना, स्टिमुलेशन कहते हैं, इंड्यूस करना कहते हैं। ठीक है, प्रेरित करना किसी काम के लिए। तो इसके बाद क्या हो गया, अब इसको अचीव कर सका, इसको अचीव करने के लिए जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग 2 रिफ्लेक्टर होने चाहिए, यानी पूरा मीडियम जहाँ पे ये सारी प्रोसेस हो रही है उसके एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर 2 रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिए। दोनों रिफ्लेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सो डैट विदिन दी सब
distance. However, one mirror should be perfectly reflecting and the other should be transmit. तो जैसे आगे लेजर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि पूरे डिवाइस को, जैसे ये डिवाइस है तो इधर भी एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगाया गया, इधर भी रिफ्लेक्टर लगाया गया। एक रिफ्लेक्टर जो है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, मतलब यहाँ से अगर रेडिएशन फॉल तो तुरंत वापस चला जाए। ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होता है, यानी जैसा रिक्वायरमेंट हो, जब रिक्वायरमेंट होगी तो इससे रिफ्लेक्ट, इससे बाहर निकल जाए, इससे टकरा के वापस चला है। तो ये दोनों मिरर होने की वजह से क्या होता है, जो भी स्टार्टिंग में जो एक फोटोन से दो फोटोन निकले, इसी के बीच में आपस में ट्रेवल करते रहते हैं इधर उधर। तो इन बिटवीन जो भी आइटम्स आते हैं उनसे टकराते हैं, टकरा के फिर उनको भी स्टिमुलेट करते हैं कि ये भी रेडिएशन इमिट करें। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। और इंटेंसिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो इसको इसके बाहर से रिलीज कर दिया जाता है, बाहर निकल जाती है, तो उससे वहाँ से हमको लेजर लाइट मिल जाती है। अब चलिए इसको हम आगे समझते हैं, रूबी लेजर क्या है। देखिए अब रूबी लेजर के लिए आप समझिए ये 3 स्टेट लेजर होता है, ठीक। तो स्टेट बाद में पहले देख लीजिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसका कंस्ट्रक्शन ये होता है, ये जो लेजर है का प्रकार है क्या? हाँ ये लेजर का प्रकार है। तो लेजर का पहला प्रकार है रूबी लेजर। तो ये आपका रूबी रॉड होता है ये, ठीक है। कैसे बना होता है, रूबी एक क्रिस्टल होता है, ठीक, जो कि एल्युमिना Al2O3, आप जानते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 को एल्युमिना कहते हैं। इसको 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड के साथ डोपिंग की जाती है इसकी, ठीक। और रूबी क्रिस्टल क्या करता है, इस पूरे में रेड कलर इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिससे कि देखिए एडिशन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड टर्न्स द कलर ऑफ क्रिस्टल रेड। तो इस वजह से रूबी रॉड जो होती है पिंक कलर की, सॉरी रेड कलर की होती है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, इसके चारों तरफ देखिए एक ये ट्यूब लगी होती है। रॉड जो होता है पूरा पूरा ट्यूब से कवर होता है। इस ट्यूब के ऊपर ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है एक क्वाइल लपेटी होती है, इसको फ्लैश ट्यूब कहते हैं। फ्लैश ट्यूब एक सर्किट से रिलेटेड है, ठीक। जैसे ही इसको बैटरी को ऑन कर देंगे तो ये फ्लैश ट्यूब में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट फ्लो होने लगेगी, ये फ्लैश ट्यूब हीट होने लगेगी, ठीक। तो इसका काम होता है इस रॉड को, ये जो रॉड है, सॉरी रॉड नहीं, ट्यूब जो है, इस ट्यूब को हीटअप करना। हीट करने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर की जो गैसेस भरी हैं वो भी हीटअप होने लगेंगी। हीट मिलने की वजह से क्या एक्साइट होंगी, एक्साइट होने की वजह से क्या होगी, रूबी रॉड के मटेरियल से टकराएंगी। तो यही सारा प्रोसेस इसके अंदर है। आगे कैसे होता है बता रहे हैं आपको। तो इस पिक्चर को आप देख लिए, ये पूरा पिक्चर होता है। अब इसमें एक चीज़ और है, ये देखिए इधर वाला सरफेस जो है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग एंड होता है, इधर वाला जो एंड होता है ये पार्शियल रिफ्लेक्टिंग होता है, यानी आंशिक रूप से परावर्तक होता है, और लेफ्ट वाला पूर्ण रूप से परावर्तक होता है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना हुआ है कूलेंट में, यानी जब कभी भी हीटिंग ज़्यादा होने लगती है इसकी वजह से, तो यहाँ से कूलिंग गैस या कूलिंग मटेरियल सेंड किया जाता है रॉड के अंदर, ट्यूब के अंदर, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रह सके, ठीक है। उतना ही एक्साइटमेंट हमको चाहिए जितने के लिए हमें लेजर लाइट प्राप्त कर सकें। बहुत ज़्यादा हाई स्टेट पे भेज के हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमको उतने स्टेट तक पहुँचाना है जहाँ से वापस आने पर ऐसी रेडिएशन की विजुअल लाइट या रेड कलर की रेंज में आता है, ठीक है। तो इसीलिए कूलिंग मटेरियल यहाँ पे लगाया गया कूलेंट, जिससे कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। ठीक, अब इसमें आप देख लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा आप। रॉड 5 सेंटीमीटर की होती है, डायमीटर उसका 1 सेंटीमीटर होता है, और जो हमने बताया कि एक एंड ऑप्टिकली फ्लैट होता है। वन ऑफ द फेस ऑफ द रॉड इज पॉलिश्ड विद सिल्वर मटेरियल, उसको परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बनाने से कोटिंग की जाती है। वाइल अदर फेस इज पार्शियली पॉलिश, दूसरे फेस को पार्शियल पॉलिश यानी आंशिक रूप से पॉलिश की जाती है, जिससे कि लेजर बीम जो बन जाए तो उसे बाहर निकाला जा सके। डिस्चार्ज ट्यूब, यानी जो क्वाइल की तरह था वो उसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, उसमें जेनॉन गैस भरी रहती है, ठीक है, और ये रूबी रॉड के ऊपर लपेटी रहती है। दी हाई इंटेंसिटी फ्लैश फ्रॉम जेनॉन गैस ट्यूब प्रोवाइड्स नेसेसरी एनर्जी फॉर पंपिंग, ठीक। जब ट्यूब को, जो क्वाइल है फ्लैश वाली यहाँ पे जो बना था, इसमें जब जैसे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, डिस्चार्ज होने लगता है। उसकी वजह से क्या करता है, ये
सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है रूबी क्रिस्टल्स को, जिससे कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तो यही है कि जेनॉन गैस ट्यूब प्रोवाइड्स नेसेसरी एनर्जी फॉर पंपिंग। पंपिंग का मतलब क्या है? लोअर स्टेट से हायर स्टेट में पुश करना। रूबी रॉड इज केप्ट कूल बाई सर्कुलेटिंग सुटेबल कूलेंट। जैसा रिक्वायरमेंट होगा, कोई कूलेंट मतलब कूलिंग मटेरियल के थ्रू इसको कूल बनाए रखा जाता है। अब इसकी वर्किंग देख लीजिए, वर्किंग क्या है। वर्किंग हम बहुत ज़्यादा आपको पढ़ के नहीं बता रहे हैं, फिगर से आपको समझा दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। वर्किंग इसकी ये है कि देखिए यहाँ पे आपका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट पर आपका एटम रहेगा, ठीक है। कौन सा एटम? क्रोमियम एटम। इन अ रूबी लेजर क्रोमियम एटम्स आर पम्प्ड टू हायर एनर्जी लेवल्स। क्रोमियम एटम्स हैव 3 एनर्जी लेवल्स, ग्राउंड स्टेट E नॉट, मेटास्टेबल स्टेट। लाइन से अच्छा है मैं मार्कर यूज कर लूँ। इन्हें रूबी, ये भी नहीं, लाइन नहीं आ रहा है। चलिए, क्या कह रहे थे हम लोग कह रहे थे ठीक, जब बताया ना कि फ्लैश डिस्चार्ज होता है तो उस समय क्या होता है, क्रोमियम आइटम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लोअर स्टेट ई नॉट से, ग्राउंड स्टेट ई नॉट से हाई स्टेट, इसके पास 3 एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ई नॉट ई टू, ठीक है। ग्राउंड स्टेटों को कंप्लीट करके E1 स्टेट की ये एनर्जी है, E2 स्टेट की इतनी एनर्जी होती है। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे मेजर करते हैं। देखिए, initially the number of atoms are more in the ground state than the higher energy level. When xenon lamp is flashed, it produces intense radiation of yellow-green color. Tungsten provides pumping energy to the ground state atoms, which are raised to the high energy state E2. Within 10⁻⁸ seconds, atoms drop to metastable state. Since mean life of metastable state is 10⁻³ seconds, so number of atoms increase in the metastable state. Now we have more atoms in metastable state than the ground state E naught. This is called population inversion. When a chromium atom drops to ground state E naught from metastable state E1, it emits a photon of red color. Wavelength of this photon is 694 angstrom. This photon suffers multiple reflections at end reflecting surfaces and eventually incident on an atom in the metastable state. Now another photon of same energy, phase and direction is produced on account of stimulated emission. This process continues till intense beam of laser light emerge out from partially reflecting end. Wavelength of the laser beam can be calculated as follows. Okay. तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। ये आप दिमाग में रखिए और बस आप कंस्ट्रक्शन दिमाग में रखिए। कंस्ट्रक्शन में आपने बताया था जेनॉन फ्लैश लैंप होता था। जेनॉन फ्लैश लैंप को जैसे ही सर्किट से कनेक्ट करते हैं, उसमें फ्लैश डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें 5500 के आसपास एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ की रेडिएशन निकलती है। तो 5500 आप जानते हैं किस रेंज में आता है, विजिबल रेंज में आता है। तो जो 5500 का लाइट होती है वो येलो ग्रीन लाइट होती है। तो जो फ्लैश डिस्चार्ज लैंप होती है उससे येलो ग्रीन कलर की लाइट निकलती है। ये लाइट जो होती है जैसे ही जो ट्यूब है उसके अंदर जाती है, रूबी रॉड में जो क्रोमियम आयन का क्रिस्टल है, क्रोमियम आयन के साथ या क्रोमियम एटम के साथ इंटरेक्ट करती है। तो क्रोमियम एटम क्या करता है, येलो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने नीचे वाले लेवल से E2 एनर्जी स्टेट में चला गया, ठीक। ये इसकी हाई एनर्जी स्टेट है, इसकी एनर्जी है 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर ये कितनी देर रहेगा, 10⁻⁸ सेकंड तक रहेगा।
ठीक है। हाई एनर्जी स्टेट पर यानी E2 एनर्जी लेवल पर यहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड तक रहा। ठीक, अब देखिए ये अलग अलग कंडीशन हो सकती है कि अलग अलग एटम्स धीरे धीरे करके ऊपर जाएं। ठीक, और इनकी फॉल करने की कंडीशंस भी अलग अलग हो। अब एक चीज़ और देख लीजिए, अब आप कहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब ऊपर चला गया और 10⁻⁸ सेकेंड के बाद एटम इसी पर आया। ये वाला एटम यहाँ भी आ सकता है और कोई एटम डायरेक्ट नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो जब ये इस कंडीशन को यहाँ कंसीडर नहीं किया गया है, ऐसा होता है क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से क्या होगा, E2 माइनस E0 जब भी निकालेंगे तो उसकी जो भी एनर्जी आएगी उससे जब hν का मान निकालेंगे तो वो न्यू या वो वेवलेंथ हमारे रूबी लेजर के बराबर नहीं होगा, लेजर लाइट के बराबर नहीं होगा। वो रेडिएशन लेस भी हो सकता है, वो कोई और तरह की बीम हो सकती है। तो उस तरह की बीम को फिल्टर आउट कर लेते हैं डिवाइस के थ्रू, उसको हमें इमर्ज नहीं होने देना है, या उस रेडिएशन से हमें कोई मतलब नहीं है। किसी न किसी तरीके से ऐसा डिवाइस बना लिया जाता है कि जो रेडिएशंस यहाँ से यहाँ जंप करने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये जो ट्यूब बना है ट्यूब के आउटर सरफेस से बाहर निकाल दिया जाता है कि उससे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है लेजर लाइट से। तो लेजर लाइट कैसे मिलेगी, इसलिए यहाँ पे इस वाले रेडिएशन को कंसीडर नहीं किया गया। यहाँ कंसीडर क्या किया गया है, हमें लेजर की बात कर रहे हैं तो लेजर के लिए हम सिंपली क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो अपर लेवल पर 10⁻⁸ सेकेंड तक रहने के बाद जो एटम है वो कंपेरेटिवली नीचे वाले लेवल पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर कितनी देर तक रुकेगा, 10⁻³ सेकेंड तक रुकेगा। यहाँ कितनी देर तक रुक रहा था, 10⁻⁸ सेकेंड तक। माइक क्यों ऑन मैम हुआ है? स्क्रीन नहीं आ रहा है। क्या किसी को नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। ओके, नो मैम, नो मैम। दिख रहा है मैम। दो लोग बोले दिख रहा है, कितने लोग को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम। नहीं दिख रहा। दिख रहा है मैम। दिख रहा है एक मिनट, मैम। जिसको नहीं दिख रहा है वो एक बार डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट हो जाए। देखिए, तो चलो मैच म्यूट करिए। अच्छा, ठीक, तो हम क्या कह रहे थे, जेनॉन फ्लैश लैम्प से 5500 एंगस्ट्रॉम की लाइट निकली, उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो क्रोमियम एटम है यहाँ चला गया, 10⁻⁸ सेकेंड तक यहाँ पर रहा। उतनी देर यहाँ रहने के बाद यहाँ पर आया, E1 पर आया, जंप किया, यहाँ पर इतनी देर तक रहेगा, 10⁻³ सेकेंड तक रहेगा। अब जरा कंपेयर करिए आप, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों मिल रहा है? पॉपुलेशन इन्वर्जन मिलने का कारण क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। यहाँ पर है 10⁻⁸ सेकेंड तक, यहाँ पर है 10⁻³ सेकेंड तक। ये वाली टाइम इस टाइम का 10⁵ गुना ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, 10⁵ गुना ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ के एटम्स, सपोज कर लो यहाँ से एक एटम नीचे आया, यहाँ पे 10⁻³ सेकेंड तक रहेगा, और यहाँ का फिर से एक एटम आ गया, क्योंकि ऊपर यहाँ पे रहने का टाइम जल्दी कंप्लीट होगा और यहाँ से नीचे उतरने का टाइम देर से कंप्लीट होगा। तो होगा क्या, होगा ये कि एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर से तो एटम्स नीचे आते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से नीचे जाने का रेट कम है। जितनी देर में यहाँ से यहाँ 4 एटम्स नीचे आ गए, उतनी देर में यहाँ से यहाँ एक ही एटम नीचे आया, फिर उतने ही टाइम बाद यहाँ 4 और आ जाएंगे, और उतने टाइम में यहाँ से एक और निकलेगा। तो होगा क्या, आने वालों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ से नीचे ड्रॉप करने वालों की संख्या कम है। तो ये हो गया ना, और नीचे वाला तो ऊपर जा ही रहा है एक्साइट होकर पंपिंग की वजह से। तो क्या हुआ, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो हमारा मेटास्टेबल स्टेट है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स की संख्या
नीचे वाले स्टेट की अपेक्षा बढ़ने लगेगी। ये बात क्लियर है? समझ में आई ये बात कि नहीं आई? यस मैम। हेलो, यस मैम। समझे ना? तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें हमारा मेटा स्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन आ गया। पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्राप्त कैसे किया गया? ऑप्टिकल पंपिंग करके। सॉरी, यहाँ ऑप्टिकल पंपिंग नहीं, यहाँ पे फ्लैश डिस्चार्ज के थ्रू पंपिंग हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल मेथड है पंपिंग करने का। यानी लेजर होगा, वहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग से उसको पंप करेंगे। ठीक, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल गया। ठीक, जो कि हमारा लेजर लाइट को अचीव करने का नेसेसरी कंडीशन है। तो अब चूंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल चुका है तो लेजर लाइट अब आराम से मिलेगी। कैसे मिलेगी? अब यहाँ से जब कभी भी कोई एटम नीचे उतरा, ठीक, एक नीचे आया, उसने एच न्यू लाइट इमिट करी, और इन दोनों का जब डेल्टा ई निकालेंगे तो डेल्टा ई बराबर जब यहाँ से एच न्यू करेंगे ना, डेल्टा ई बराबर एच न्यू करेंगे तो न्यू का मान जो भी आएगा ना वो रेड लाइट के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ से रेड लाइट निकली, ये भी एक है। अब ये दूसरे से कैसे टकराएगा? दूसरे से टकराने का रीजन है आपका पास, ये है ना, ये जो आपकी रॉड है, एक एच न्यू जो निकला रेडिएशन, अब निकलने के बाद इसी के अंदर ट्रेवल करता रहेगा। इधर से टकराएगा इधर जाएगा, इधर से टकराएगा इधर आएगा, और टकराते वक्त क्या होगा? दूसरे एक्साइटेड एटम्स E2 पर जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं, सॉरी मेटा स्टेबल स्टेट में जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके साथ टकराया, एक भी रेडिएशन एक से टकराया तो वो अपने साथ एक और जनरेट करेगा, 2 हो गया। फिर दो वाले फिर इसी में से टकराते रहेंगे, किन्हीं 2 एटम से मिलेंगे, उनके साथ टकराएंगे, फिर 2 से 4 हुआ। ठीक, तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ये मल्टीप्लाई होते नहीं चले जाते हैं, और जब तक कि एक इंटेंस रेड लाइट नहीं मिल जाती है। इंटेंस मतलब बहुत ही तीव्र रेड कलर की लाइट नहीं मिल जाती, और जब मिल जाती है तो ये जो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ से इसको ट्रांसमिट करा लिया जाता है। कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनसे इसमें लगाकर इंटेंसिटी मेजर कर ली जाती है, और जब रिक्वायर्ड इंटेंसिटी जब ये आने लगता है कि आप काम भर की इंटेंसिटी आ गई है तो उनको बाई एक एक्सटर्नल एजेंसी होती है, मीन्स होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसमीटर को ओपन कर देते हैं, यहाँ से ट्रांसमिट निकल जाती है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए जब मन करता है इसको रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ कर लेते हैं, तब तक यूज़ करते हैं जब तक कि लाइट की इंटेंसिटी एकदम जितने हमारी ज़रूरत है उतनी ना हो जाए। जब ज़रूरत के मुताबिक हो जाती है तो इसका ट्रांसमीटर खोल देते हैं और ट्रांसमिट लेजर वहाँ से बाहर निकल जाती है फिर। ठीक है, तो ये आपका हो गया रूबी लेजर। और ये फॉर्मूला आप देख लीजिए कैसे हम जो बता रहे थे आपको, ये आया। जब डेल्टा ई की वैल्यू आप रखते हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा ऊपर चला जाएगा, डेल्टा ई नीचे चला आएगा। एच की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, और डेल्टा ई की वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, तो डेल्टा ई की वैल्यू इतनी कैसे आएगी? ये आप ग्राउंड स्टेट देखिए 1.79 है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मान लीजिए 0 है, तो इनका डिफरेंस आएगा 1.79। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 10 माइनस 19 से मल्टीप्लाई किया गया, सॉल्व किया गया तो इतना आया आपको। इसको जब आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो आपका पॉइंट जो है यहाँ से हट के इधर चला आएगा, और ये 10 की घात माइनस 3 इसमें ऐड हो जाएगा, 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा, तो 6943 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य। तो आप जानते हैं 7000 से नीचे है ना ये, और अपर रेंज रेड का ही होता है, तो ये लगभग 7000 के आसपास ही है, तो ये रेड लाइट होगी। तो इस तरीके से रूबी लेजर को यूज करके आप रेड कलर की लेजर लाइट प्राप्त कर सकते हैं। अब है HENE लेजर। HENE लेजर रूबी लेजर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छा होता है। रूबी लेजर का ड्रॉबैक ये है कि रूबी लेजर जो होता है पल्स बीम देता है। पल्स बीम मतलब कि पल्स आप जानते हैं ना, पल्स कैसे जनरेट होती है? एक होता है कंटिन्यूअस जनरेशन होना रेडिएशन का, एक होता है रुक रुक कर जनरेशन होना। तो रूबी लेजर जो होती है पल्सेस में लेजर लाइट को इमिट करती है। पल्स को हिंदी में क्या बताएंगे आपको हम, ऐसे रुक रुक कर रेडिएशन होना, बस इतना आप समझ लीजिए। कंटिन्यूअस मतलब लगातार होना, तो HENE से में लगातार मिल सकता है, और जबकि रूबी लेजर से लगातार नहीं मिलता है। साथ में रूबी लेजर 3 स्टेट लेजर होता है, तो उसमें पंप कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। HENE लेजर जो होता है 4 स्टेट एनर्जी लेवल होता है,
तो इसमें क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बीच में ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू दी रूबी लेजर। तो कम एनर्जी की आवश्यकता होती है हायर स्टेट को कम करने के लिए। ठीक है, तो इस वाले में तो बहुत कम दिया हुआ है HENE लेजर। हम आपको दूसरा बताते हैं। चलिए, चलिए HENE लेजर को देखिए। HENE का मतलब हीलियम नियॉन लेजर। ठीक है, पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। इसका कंस्ट्रक्शन ये है। इसका कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, दो रिफ्लेक्टर्स, ये ट्यूब है, इस ट्यूब में हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सर होता है। मिक्सचर का रेशियो 3:1 के रेशियो में होता है। ठीक, इनके अंदर जो मरकरी का प्रेशर होता है 0.1 mm मरकरी का प्रेशर होता है, और फ्यूज क्वार्ट्ज ट्यूब होती है जिसका व्यास लगभग 6 mm 80 सेंटीमीटर होता है, और इसी 1 mm मरकरी के दाब पर हीलियम गैस भरी रहती है। इसमें हीलियम परमाणु जो होते हैं मेजॉरिटी में होते हैं और नियॉन परमाणु माइनॉरिटी में होते हैं। मतलब अब बताइए, आपकी हिंदी की बुक में मेजॉरिटी लिखा है, अब इसका अब तक बुक से कैसे कहेंगे आप। तो हीलियम परमाणु ज़्यादा होते हैं, नियॉन परमाणु कम होते हैं। ठीक, अब क्या किया जाता है कि HENE मिश्रण को एक उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी वाले जनरेटर के द्वारा एक्साइट किया जाता है। तो नली के बाएं सिरे पर पूर्ण परावर्तक, ये कंप्लीट रिफ्लेक्टर होता है, ये पार्शियल रिफ्लेक्टर होता है। XX- 2 छिद्र वाला एक अवरोधक SS दैन स्क्रीन है जिस पर लेजर संक्रमण द्वारा बने प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। तो अभी आप इसको, इससे मतलब नहीं है, ये तो ये बताया गया है कि अगर यहाँ लेजर लाइट मिल रही है तो लेजर लाइट को हम यंग का एक्सपेरिमेंट लेजर लाइट से करें तो हमें यहाँ पे जो यंग के एक्सपेरिमेंट में जो पैटर्न मिलता है इंटरफेरेंस का वो दिखाई देगा, क्योंकि लेजर लाइट कोहेरेंट लाइट है। आप जानते हैं कि यंग के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए या इंटरफेरेंस को परफॉर्म करने के लिए हमें हाईली कोहेरेंट बीम की आवश्यकता होती है। तो चूँकि लेजर लाइट हाईली कोहेरेंट बीम है, तो दिस लाइट कैन बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग दी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अच्छे इंटरफेरेंस को प्राप्त करने के लिए आप लेजर लाइट यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका पूरी पिक्चर में देखिए, ये क्वार्ट्ज ट्यूब है, इसके अंदर HENE का मिक्सर भरा हुआ है, और इसमें देखिए उच्च आवृत्ति का जनरेशन हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर लगा हुआ है। और अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करना हो तब ये इधर का पोर्शन दिखाएंगे, अदरवाइज इधर के पोर्शन को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको आप ना भी बनाएं, खाली आप अपनी डिवाइस को यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाइए, डैट इज़ सफिशिएंट। ठीक, तो ये आपने अपना पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देख लिया कि कैसे बनता है। अब आइए इसके अंदर किस प्रकार से हमको लेजर लाइट मिलेगी इसको समझ लेते हैं। देखिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है, रूबी लेजर से प्राप्त होने वाली लेजर किरणें तीव्र होने के बावजूद पल्स में होने के कारण कंटिन्यूअस नहीं होती हैं। कंटिन्यूअस लेजर के लिए HENE लेजर प्रयुक्त किए जाते हैं। HENE लेजर में HENE गैसों का मिश्रण प्रयोग होता है। हीलियम और नियॉन लेजर के ऊर्जा स्तर इसमें दिखाए गए हैं। अब देखिए, जैसे ही क्वार्ट्ज से भरी ट्यूब में HENE गैस के मिश्रण में विसर्जन होता है, विसर्जन मतलब डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज कैसे प्राप्त किया जाता है, डिस्चार्ज को ऑब्टेन करने के लिए जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर है इसको ऑन कर दिया जाता है। तो ऑन करते ही जो हमारा क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई है, जब हाई डिस्चार्ज में जनरेटर क्या करेगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा हाई फ्रिक्वेंसी का। उस वाइब्रेशन की वजह से जो HENE गैस भरी है उन एटम्स में भी हाई वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या उससे, उसका रिजल्ट ये होता है कि विसर्जन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन
He और Ne के परमाणुओं से टकराते हैं और उनको ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था से इतने इतने एनर्जी स्टेट वाले में पंप कर देते हैं। ठीक, ये देखिए जब डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया गया तो ग्राउंड स्टेट का जो ये हीलियम एटम के लिए है और ये नियॉन एटम के लिए है। ठीक है, तो हीलियम एटम क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया। संघट मतलब कोलिजन। इसका मतलब होता है कोलिजन। ठीक, तो यहाँ से ऊपर कौन से स्टेट में गया, जिसकी एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसमें लिखा हुआ है कि He के परमाणु से टकराते हैं, उनकी मूल अवस्था से इतने इतने तक अवस्था में पंपित कर देते हैं। तो एक बात ध्यान ले लीजिए, ये लाइन इसमें गलत लिखी है। Ni लेवल जो होता है, Ni परमाणु केवल विसर्जन से, डिस्चार्ज से हीलियम एटम यहाँ से यहाँ जाता है। नियॉन एटम यहाँ से यहाँ विसर्जन के थ्रू नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव यहीं पर है, देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव, ये लाइन गलत लिखी है यहाँ पर। ठीक, अब हीलियम परमाणु एक्साइटेड अवस्था में है, इसकी एनर्जी इतनी हो गई है। ठीक है, जहाँ यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं थी इसको, अब इसकी एनर्जी जो है एक्साइट होने के बाद 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। और उसी ट्यूब में नियॉन एटम भी प्रेजेंट है, उसी ट्यूब में हीलियम परमाणु भी प्रेजेंट है। तो जब हीलियम एक्साइट हो गया है तो एक्साइट होने के बाद उसी ट्यूब में तो इधर उधर ट्रेवल करेगा। जब इसी ट्यूब में हीलियम एटम, मान लिया एक्साइटेड, हम इसको प्लस कह देते हैं, हीलियम एटम एक्साइटेड अवस्था में ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल करते समय ये ग्राउंड स्टेट नियॉन एटम से टकराएगा, मतलब यहाँ के एटम से टकराएगा। तो टकराने से क्या होगा, देखिए लिखा है ना यहाँ पे संघट मतलब कोलिजन। तो जैसे ही हीलियम एक्साइटेड हीलियम एटम, ये एटम यहाँ के एटम से टकराता है, संघट करता है। ठीक, ये इससे संघट करेगा, तो संघट करने की वजह से, कोलिजन करने की वजह से अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफर कर देगा। अपनी एनर्जी जब इसको ट्रांसफर कर देगा तो ये एनर्जी लेकर यहाँ से ऊपर यहाँ चला जाएगा। देखिए दोनों की एनर्जी लेवल्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, दोनों की हायर स्टेट की एनर्जी सेम है। तो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और यहाँ का नियॉन एटम ऊपर चला गया। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यहाँ तक की बात समझ में आया तो फिर हम आगे बताएं, बोलिए। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, देखिए ये आपका जो पिक्चर था, जैसे ही हम हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर को ऑन करेंगे तो डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशंस डेवलप होने लगेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है जनरेटर की वजह से, वो भी उसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो अपनी एनर्जी की वजह से ये जो हीलियम, तो इलेक्ट्रॉन जो हाईली एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, इसको कनेक्ट करने की वजह से जो हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो यहाँ पर हीलियम एटम से टकराते हैं। हीलियम एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जिसकी एनर्जी कितनी है, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसी के अंदर He एटम भी है, Ne एटम भी है, दोनों का मिक्सर है। ठीक है, तो इस वजह से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हीलियम एटम, ये हीलियम के लिए है, ये नियॉन के लिए है। हीलियम एटम एब्जॉर्ब करके यहाँ चला जाता है, यहाँ जाने के बाद इसकी एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब यही हीलियम परमाणु अपने ट्यूब में जो गैस का, किसका माइक ऑन है, बंद करो अपना माइक, जिसका भी माइक ऑन है वो बंद करे। ओके, तो हीलियम परमाणु क्या करता है कि अपने ट्यूब के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करता है, यहीं पर नियॉन एटम भी प्रेजेंट है। तो ये एक्साइटेड हीलियम परमाणु क्या करता है,
जो आपका ग्राउंड स्टेट नियॉन एटम से टकराएगा। मूल अवस्था में जो नियॉन एटम है संगत मतलब कोलिजन करके इससे टकराएगा, यहाँ वाले एटम से। टकराने के बाद क्या करेगा, आप जानते हैं कि कोई भी दो एटम आपस में टकराते हैं तो आपस में एनर्जी का आदान प्रदान होता है। इसके पास तो एनर्जी है नहीं, तो ये क्या करेगा 20.61 अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफर कर देगा। इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। अब समझ में आया? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेकर ये यहाँ गया और हीलियम परमाणु एक्साइटेड है, वो नियॉन एटम से टकरा के ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर आया, इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है और उतनी एनर्जी को लेकर ये वाला एटम फिर यहाँ चला जाता है। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक, तो इस तरीके से हीलियम एटम का काम होता है नियॉन एटम को एक्साइट करना। तो इसके पहले आपको बताया ना कि हीलियम मेजॉरिटी में होते हैं, नियॉन माइनॉरिटीज़ में होते हैं। ठीक, तो ये मेजॉरिटी में है तो इनकी संख्या ज़्यादा है। ये जितनी भी संख्या ज़्यादा है, ये जो भी यहाँ से नीचे भी उतरेंगे ना, बाद में बताएंगे हम, उन सबको ये लगातार क्या करेगा, पंप करता रहेगा। तो इसका काम है नीचे वाले को ऊपर पंप करना। ठीक, तो ये ज़्यादा है तो जैसे भी नीचे आता है तो इसकी संख्या कभी कम नहीं होने पाती कि नीचे आ गया और पंप करने के लिए कोई हीलियम एटम है ही नहीं, तो इसलिए इसको ज़्यादा रखा जाता है। ठीक, अब ग्राउंड स्टेट में जैसे मान लिया एक यहाँ से यहाँ गया, इसी तरीके से धीरे धीरे कई सारे हैं जो ऊपर जाते रहेंगे। ऊपर जाते जाते क्या होगा, ऊपर जाते जाते होगा क्या कि यहाँ पर इसकी एनर्जी है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से डायरेक्ट नीचे भी आ सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक, वो भी किसी प्रकार का रेडिएशन देगा जो लेजर से डिफरेंट होगा, तो उससे इसको कंसीडर नहीं किया गया। तो यहाँ से देखिए ये वाला कहाँ आया है, इस एनर्जी से उतर के इस एनर्जी लेवल पर आया। ठीक, कोई रेडिएशन यहाँ से निकला, तो ये रेडिएशन जो भी निकला इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। डेल्टा ई निकाल लेंगे दोनों एनर्जी का निकाल कर, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू करके निकालेंगे और डेल्टा ई 20.66 माइनस 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में रखेंगे। तो यहाँ से न्यू का जो मान आएगा 6932 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक, सॉरी 6943 शायद। तो ये भी लेजर बीम का ही है। तो इसका मतलब जब इसको कैलकुलेट किया गया तो 20.66 से 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो एनर्जी लेवल है, इनके बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स अपर स्टेट से इस स्टेट में फॉल करेंगे तो लेजर बीम निकलेगी। ठीक, अब यहाँ पर सब इकट्ठा तो हो नहीं जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है लेजर संक्रमण, लेजर संक्रमण आधा ही लिखा है यहाँ पर। लेजर संक्रमण के बाद आप एरो बना दीजिए। लेजर संक्रमण कौन सा है, ये वाला है, ये लेजर संक्रमण है, ये लेजर संक्रमण है। ठीक, फिर यहाँ पे जो एटम्स आके इकट्ठा हुए हैं ये यहाँ पे तो रहेंगे नहीं, ये भी 10 की घात -8 सेकंड के बाद वापस नीचे आएंगे। तो नीचे आने के लिए ये अपने आप नीचे उतरेंगे। यहाँ पर जो भी रेडिएशन होगा वो स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा। किस तरंगदैर्घ्य का हो रहा है डजेंट मैटर, क्योंकि हमको तो इससे मतलब है। फिर यहाँ के बाद जो बचे रह गए और वापस आ रहे हैं, आपको बताया कि कोई भी कितना भी एक्साइटेड अवस्था में चला जाए वापस अपने घर आएगा ही आएगा वो, चाहे वो रास्ते में 4 लोग के घर होते हुए आए, चाहे सीधे अपने घर आए। यहाँ से सीधे चला आ रहा है तो सीधे अपने घर आ रहा है। और ये क्या कर रहा है, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो बीच में जितनी भी जगह मिलती जा रही है सब जगह हाल्ट करता हुआ आ रहा है, सब जगह रुकते हुए आ रहा है, लेकिन वापस से आना इसको यहीं पर है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, बस इतना जान लीजिए कि यहाँ से यहाँ उतरेगा तो लेजर लाइट मिलेगी, यहाँ से यहाँ उतरेगा तो ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है, और यहाँ से यहाँ उतरेगा तो ये रेडिएशन लेस इमिशन है। क्यों? क्योंकि आपको बताएंगे यहाँ पे रेडिएशन नहीं होता है। ये जो बचे हुए यहाँ पे एटम्स हैं वो इधर उधर दीवार से टकराकर, जो रॉड की दीवार है, ट्यूब की दीवार है, उससे टकराते हुए अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, और जब बेजान हो जाएंगे, कोई एनर्जी नहीं बचेगी, तो वापस अपने घर पर ही गिरेंगे। ठीक, तो इसीलिए ये यहाँ पे चले आते हैं। अब लेजर लाइट को इंटेंस कैसे करना है इसकी बात करते हैं। तो इंटेंस करने के लिए बस वही पॉपुलेशन इन्वर्जन कराया जाएगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे होगा, एक परमाणु यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक, फिर ये क्या करेगा, पूरे अपने ट्यूब में इधर से उधर चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक कि इसको कोई दूसरा नियॉन परमाणु ना मिल जाए जिससे कि वो टकराए और उसको भी स्टिमुलेट इमिशन करने के लिए
फोर्स करें, फिर 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे एंड सो ऑन, इस तरह से। और जब हायर इंटेंसिटी मिल जाएगी तो उसको जो अपोजिट साइड का जो पार्शियल रिफ्लेक्टर है उसके थ्रू बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक, अब चलिए आपकी बुक में क्या लिखा है उसको भी पढ़ के बता देते हैं। देखिए, जब कोई उत्तेजित एक्साइटेड नियॉन परमाणु अपनी मित स्थायी अवस्था जो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्टेट था वो मित स्थायी अवस्था से स्वतः उत्सर्जन के द्वारा एक नीची उत्तेजित अवस्था 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। नीची वाली मतलब ये वाली, ठीक है, इस वाले में आता है। तो एकाक है जो आपका अपने आप आ गया, लेकिन इसके बाद बाकी नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 10⁻³ सेकेंड तक रहेगा। इस वाली अवस्था में 10⁻³ सेकेंड तक रहेगा। यहाँ पर ये एक्साइटेड अवस्था 10⁻8 सेकेंड तक रहेगा। ठीक है, और जब 10⁻8 सेकेंड तक रहेगा तो ये जल्दी जल्दी यहाँ से कोलाइड करेगा। जब ये जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल कैसे रहा है। जैसे मान लिया 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में यहाँ से 10 एटम आ गए और ये 5 लोगों से टकराए और 5 को ऊपर भेज दिया। और यहाँ पर रहने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 5 सेकेंड का 5 गुना, यानी यहाँ पे अगर 5 सेकेंड तक रहता है तो यहाँ 25 सेकेंड तक रहेगा। तो जब मित स्थायी अवस्था में 25 सेकेंड तक रहेगा तो एक 5 सेकेंड में यहाँ पे 10 एटम आ गए, 10 से टकराया, यहाँ पे 10 भेज दिया। अभी इसका 25 सेकेंड हुआ नहीं है, ये 5 सेकेंड पे है। अगला 5 सेकेंड बीता मतलब 10 सेकेंड में 10 और आए, यहाँ भेज दिया, ऊपर 20 हो गए, इसका 25 अभी भी नहीं बीता है। तो 5 गुना में आप देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगले 5 सेकंड में फिर 10 आएंगे, इसमें ऊपर चलेगा 30 बन गया। यानी जिस रेट से तो नीचे नहीं आ रहा है उस रेट से तो यहाँ पे इकट्ठा होने लगे हैं सब। तो मित स्थायी अवस्था में इस प्रकार से पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ऊपर से नीचे आने की टेंडेंसी कम है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब ये पूरा पढ़ लें तो आपको समराइज करके बता देंगे। ओके, जब कोई उत्तेजित एक्साइटेड नियॉन अपनी मित स्थायी अवस्था से स्वतः उत्सर्जन के द्वारा नीचे उत्तेजित होता है तो एक 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन उत्सर्जित करता है। 6328 आएगा कहाँ से, आपको बताया था, दोनों का एनर्जी को डिफरेंस लेंगे, उसको h के बराबर कर देंगे, न्यू का मान निकाल लेंगे। तो न्यू का मान से लैम्डा निकल आएगा, लैम्डा की वैल्यू जो आएगी 6328 आएगी। ठीक, यह फोटोन HCl गैस मिश्रण में गति करता रहता है और यदि उसकी गति क्वार्ट्ज ट्यूब की लंबाई के समांतर है तो वह ट्यूब के सिरों पर लगे दर्पण द्वारा तब तक परावर्तित होता रहता है, तब तक रिफ्लेक्ट होता रहता है जब तक कि वह किसी दूसरे नियॉन एटम को स्टिमुलेट नहीं कर देता है। ठीक है, यानी कोई अपने आप, जैसे जिसका 25 सेकंड पूरा हो चुका मित स्थायी अवस्था में, मतलब 10⁻³ सेकंड जिसका पूरा हो जाएगा, वो अपने आप नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा तो 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन इमिट करेगा और ये फोटोन HCl गैस के मिश्रण में तब तक गति करता रहेगा इधर से उधर जब तक कि वो किसी दूसरे नियॉन एटम को स्टिमुलेट नहीं कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह फोटोन नियॉन परमाणु से 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन उत्सर्जित करवाता है और जो पहले वाले के कला संबद्ध होता है। ठीक, ऊर्जा स्तर नंबर 3 20.66 और 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य यह उद्दीपित संक्रमण लेजर संक्रमण है। ठीक है, इसको क्योंकि कोहेरेंट होता है ना, इसलिए लेजर संक्रमण है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और क्वार्ट्ज ट्यूब में एक कोहेरेंट बीम मिल जाती है जो कि काफ़ी इंटेंस होती है। इस इंटेंस बीम को एक भाग को ट्यूब के दाएं सिरे पर लगे आंशिक रिफ्लेक्टर से बाहर निकाल लिया जाता है। नियॉन परमाणु 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा स्तर से स्वतः उत्सर्जन द्वारा, देखिए जो 18.7 था वहाँ पे देखिए स्पॉन्टेनियस इमिशन के द्वारा मित स्थायी अवस्था से उतरकर ट्यूब की दीवार से टकराता हुआ अंततः मूल अवस्था में पहुँच जाता है या विकिरण रहित संक्रमण होता है। ठीक है, तो यही हमने आपको बताया कि यहाँ तो लेजर मिल गया, इसके बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन हुआ, जो भी किया, इसके बाद क्या होता है रेडिएशन लेस विकिरण रहित संक्रमण, दीवारों से टकराता हुआ, यानी जो भी इसकी यहाँ एनर्जी थी, आपको ये बताया, इसमें तो सीधे लिख दिया कि दीवार से टकराता हुआ नीचे चला आता है। क्यों नीचे चला आएगा, दीवार से टकराएगा, उसकी एनर्जी टकराने में चली जाएगी और जब एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाएगी तो कोई भी चीज़ जब ऊपर से आ रहा है नीचे तो बिना एनर्जी की वो ग्राउंड स्टेट में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया HCl लेजर।
अर्धचालक लेजर रहने दीजिए आप पढ़ने को। ये ध्यान रखिए कि सेमीकंडक्टर लेजर होता है, टाइप्स ऑफ लेजर है। मेजर आपके सिलेबस में लिखा नहीं है। किसी ने माइक ऑन किया है क्या, इसलिए मेरी आवाज़ रिफ्लेक्ट कर रही है? मेजर आप पढ़ना चाहें तो शॉर्टकट में आपको मेजर बता दे रहे हैं। मेजर का जो फुल फॉर्म होता है इसको आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में किसी को देना होगा तो दे सकता है कि मेजर, जैसे लेजर का मान होता है लाइट इम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ लेजर, यहाँ लाइट की जगह पे माइक्रोवेव हो जाएगा। इसमें माइक्रोवेव का एम्प्लीफिकेशन करते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन से। ठीक, लेजर लाइट कोहेरेंट होती है, यहाँ पर कोहेरेंट जैसा कुछ नहीं होता। इसको प्राप्त करने के लिए अमोनिया गैस को यूज किया जाता है। ये देखिए, एक चैम्बर होता है, एक भट्टी होता है, यहाँ पे अमोनिया गैस भरी होती है। जब इसको हीट करते हैं तो ये एक्साइट हो जाता है, उसके बाद इसमें जाता है। इसको सेपरेटर या पृथककारी कहते हैं। इसमें 2 रॉड लगी होती है बीच में, देखिए आप, ये सब रॉड्स हैं। इन रॉड्स का क्या काम होता है? अमोनिया एटम जो होता है एक्साइट होकर जब इसमें पहुंचता है तो इसमें से जो अनएक्साइटेड एटम्स होते हैं उनको ये रॉड एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसके बाहर जब निकलता है केवल उत्तेजित अमोनिया परमाणु इसके बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो अनउत्तेजित होते हैं, जो नॉन एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट वाले एटम होते हैं, उनको ये रॉड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बाहर निकलने वाला बच्चा कौन? बचेगा केवल एक्साइटेड। एक्साइटेड वाला जो है इस चैम्बर में प्रवेश करता है। ठीक है, इसको रेजोनेंट चैम्बर कहते हैं। रेजोनेंट मतलब जहाँ पे अनुनाद हो सके। अनुनाद होने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे देखिए दो ओपनिंग्स बनी है। एक तरफ से माइक्रोवेव को डाला जाता है, माइक्रोवेव को स्टिमुलेट करना है ना, माइक्रोवेव को एम्पलीफाई करना है। तो अमोनिया का यहाँ पे एक्साइटेड परमाणु यहाँ मौजूद है और यहाँ से माइक्रोवेव को डाला जा रहा है। जब ये माइक्रोवेव यहाँ पे आते हैं, अमोनिया के एक्साइटेड एटम्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे इनका पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद क्या होता है, जब वो लोअर स्टेट में आते हैं तो रेडिएशन को इमिट करते हैं, और उस समय जो रेडिएशन होता है जो इमिट करेंगे वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और चूंकि इसके अंदर 1 के बदले 2, 2 के बदले 4, जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो वो और मॉडिफाई होती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 आया, यहाँ से निकलेगा 4, 10, 15, 20 जो भी है, तो इसका एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। एम्प्लीफिकेशन मतलब आप जानते हैं प्रवर्धन, किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक, तो 24,000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाले फोटोन ऊर्जा के बराबर इसमें डिफरेंस होता है। जितना ये डाला गया, जितना निकलता है, इसमें इतने का अंतर आ जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया मेजर। अब हम लेजर पढ़ रहे थे तो पहले हम लेजर की प्रॉपर्टीज देख ले क्या क्या होती है और लेजर के यूजेस क्या क्या है। टाइम हो गया। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। ठीक, तो इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टी या इसके गुण धर्म। सबसे पहले तो आपको बताया कि मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक एक वर्ड नहीं, आप जानते हैं रेड कलर का होता है। ठीक, तो जनरली आप रेड जानते हैं। ये जो HNE लेजर और रूबी लेजर है, ये रेड कलर की लेजर लाइट के लिए है। आजकल बहुत सारे लेजर लाइट्स आ गए हैं, ग्रीन कलर की भी आती है, येलो भी आती है और ब्लू भी है। तो कई तरह की लेजर लाइट्स होती है, लेकिन चूंकि सब में एक ही कलर होता है इसलिए इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ये दूसरी बात क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि कोहेरेंट होता है, कला संबद्ध होता है। दूसरा, स्ट्रेट लाइन में सीधे चलता है। ठीक, क्योंकि एक साधारण प्रकाश जो होता है जब चलता है तो किसी न किसी ऑब्स्टिकल से टकरा जाता है, तो इसके ऊपर रास्ते में पड़ने वाले छोटे मोटे अवरोध का कोई असर नहीं पड़ता है। ये बहुत दूर तक बिना अपने मार्ग से विचलित हुए चल सकती है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि कहीं भी हम रडार वगैरह में, जो चाहे समुद्र के अंदर शिप हो, चाहे किसी सैटेलाइट की दूरी पता करनी हो, तो उन सब के लिए लेजर लाइट की यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये रास्ते में, जिसको इसको बोलते हैं डायरेक्शनैलिटी बोलते हैं। डायरेक्शनैलिटी मतलब होता है कि ये जो इसका डायरेक्शन है एकदम एक दिशा में सीधे चलता है, इसकी स्प्रेडिंग नहीं होती है, फैलाव नहीं होता। जनरली आप जैसे टॉर्च से अगर लाइट निकालिए तो आप क्या देखते हैं, टॉर्च से लाइट जो निकल रही है, टॉर्च का यहाँ से निकल रही है, आगे जाकर दीवार पे इतना बड़ा उसका स्पॉट बन जाएगा। तो ये डायरेक्शनल नहीं है, इसको डायरेक्शनैलिटी नहीं कहते हैं।
लेकिन आप लेजर बीम को जब भी आप देखते हैं दीवार पे स्पॉट बनाते हैं तो आप देखते हैं जितना बड़ा होल है दीवार पर भी जाके उतना ही बड़ा होल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रास्ते में चलते हुए फैलता नहीं है, स्प्रेडिंग नहीं होती है। तो इस प्रॉपर्टी को ही डायरेक्शनैलिटी कहते हैं। हिंदी में नहीं बता पाएंगे बेटा क्या कहते हैं, मतलब इसका यही है स्ट्रेट लाइन पाथ में सीधे चलता है ये। डिफ्रैक्शन ऑफ लेजर भी डिफ्रैक्शन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, रास्ते में कोई भी चीज़ आ जाए तो इसका डिफ्रैक्शन नहीं होता है, इसीलिए वो सीधी लॉन्ग दूरी तक चल सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसके ऑर्डर का होता है। एप्लीकेशन के बारे में आप देखें तो एप्लीकेशन क्या आपका लेजर बीम जो होता है इतना, चूँकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है तो ये डायमंड इतना हार्ड मटेरियल होता है, लेकिन इसमें होल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। बहुत लंबी दूरी तक चल सकती हैं ये। इनको ऑप्टिकल फाइबर केबल के ट्रांसमिशन में होता है, कल हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था, तो उसमें से कैसे ट्रांसमिशन होता है। तो लेजर लाइट के थ्रू, जैसे जो पथरी वगैरह भी होता है तो उसमें जो लाइट यूज की जाती है ऑप्टिकल फाइबर से, लेजर लाइट ही होती है, क्योंकि ये जहाँ पे आप डालेंगे जस्ट उसी जगह टारगेट करेगा। पथरी को गलाने में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से डाल दिया, लोकेट कर लिया कहाँ पथरी है, जस्ट वहाँ पे डाला, थोड़ी देर तक डाला, तब तक डालते हैं जब तक कि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक, तो यही सब इसका बेनिफिट है। पोजीशन ऑफ सैटेलाइट्स के लिए करते हैं, सैटेलाइट कहाँ पर उपस्थित है निकाल सकते हैं। आजकल लेजर गन भी आ रहा है जो कि युद्ध वगैरह में शस्त्र के रूप में यूज किया जाता है। सीडी को रीड करने के लिए लेजर बीम का यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे कैसे सीडी को लेजर बीम पढ़ती है। किसी के पास लैपटॉप है, सीडी ड्राइव है, आपने देखा होगा जब आप सीडी ड्राइव में सीडी को लगाते हैं तो देखते हैं कि उसके नीचे एक लाइट जलती रहती है ड्राइवर पर, रेड कलर की। तो वही क्या है, वो लाइट ही रीड करती है, स्कैन करती है सीडी को पूरा पूरा। लेजर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पार्ट्स, वेल्डिंग करने के लिए भी यूज होता है, मेडिकल यूजेस में भी है जैसे आपको बताया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेजर हो गया आज। और बहुत छोटी सी बात है जो आपको बता दें, क्योंकि इसको हम आज ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका जो एशियन पब्लिशर वाला बुक है, एशियन पब्लिशर की बुक में हिंदी में दिया हुआ है, बहुत अच्छा आपका। तो आप जिसके पास भी एशियन पब्लिशर की बुक है वो इसमें से नैनो मटेरियल्स को पढ़ लेगा, और जिसके पास नहीं है तो हम पीडीएफ सेंड कर देंगे ये बुक वाला, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक, और अगर चाहते हैं तो 2 मिनट में हम इसको समराइज कर दें। नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी जनरली होता क्या है, अभी सेंड कर सेंड कर देंगे, अच्छा ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, इसको जस्ट आपको पढ़ना है, समझना है कि डिफरेंट फील्ड्स में इसको यूज़ किया जाता है। अभी तक आप माइक्रो पार्टिकल्स की बात करते थे, नैनो पार्टिकल्स होता है। नैनो पार्टिकल्स जैसे कंप्यूटर चिप, मेमोरी चिप, ये सभी चीज़ों पे इनको यूज़ किया जाने लगा है अब। नैनो पार्टिकल्स आपका 1 से 100 नैनोमीटर तक की रेंज में होता है। ठीक, और क्वांटम डॉट के रूप में इनकी संरचना जो होती है क्वांटम डॉट कहलाती है। नैनो पार्टिकल्स में वो की संख्या 10 से 10⁵ तक होती है। इनकी रेंज जो होती है 1 किलोमीटर से 100 नैनो तक रेंज तक की होती है। नैनो मटेरियल्स का मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे जो नैनो पार्टिकल्स से मिलकर बने होंगे वो नैनो मटेरियल्स कहलाएंगे। और इनका साइज जो होता है 100 नैनोमीटर से कम हो जाता है। इनका यूजेस क्या क्या है, देखिए इनका यूज़ क्या है, नैनो पदार्थ की डिस्पर्स स्टेट में इनका उपयोग पेंट, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडिया, फेरोफ्लूइड्स, ड्रग्स, रॉकेट रिपेलेंट, फ्यूल एडिटिव में करते हैं। और नैनो पदार्थ को कंसोलिडेट संयुक्त अवस्था में कैटलिस्ट, सोलर सेल, इलेक्ट्रोड, फ्यूल सेंसर्स, एब्जॉर्बेंस, सिंथेटिक बोन सेल्फ क्लिनजिंग, इन सब में यूज करते हैं। और जब ये पदार्थ सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं तो इनका उपयोग क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, यानी जब इनको ऑर्डरली अरेंज होते हैं तो डीएनए चिप्स, बायोसेंसर्स आदि में इनको यूज करते हैं। ठोस अवस्था में होते हैं तो सिंथेटिक फ्लेक्सिबल सेरामिक्स के लिए यूज करते हैं, इंसुलेटर्स में यूज करते हैं। और यहाँ से कार्बन नैनो ट्यूब भी एक चीज़ होता है। कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है, एक बेलनाकार संरचना होती है जो कार्बन के इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है। और इनका उपयोग नैनो तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिक्स, मटेरियल साइंस, इन सब में किया जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ बाकी सबसे अलग होती है, इसीलिए आजकल बहुत सारे हर फील्ड में नैनो मटेरियल्स से काम चल रहा है। SWNT सिंगल वॉल नैनो ट्यूब है, MWNT मल्टी वॉल नैनो ट्यूब है। ठीक, ये सब अलग अलग
दो कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया है। कार्बन नैनो ट्यूब के जो गुण होते हैं वो थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सभी सबसे अधिक होती है इनकी। और कार्बन नैनो ट्यूब का जो एप्लीकेशंस है वो क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब के उपयोग में फील्ड इमिशन, एनर्जी स्टोरेज, कंडक्टिव प्रॉपर्टी, कंडक्टिव एडेसिव, थर्मल मटेरियल, स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस, एयर एंड वाटर फिल्ट्रेशन, कैटालिटिक सपोर्ट्स आदि में इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये समरी थी इसकी, ये आपको हो गया। तो आपका ये चैप्टर खत्म। अगर इसमें अगर हम कलेक्ट कर लेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन तो कल हम लोग इसके लिए एमसीक्यूज पे मतलब डिस्कशन कर लेंगे, या तो फिर कल अगर एमसीक्यू नहीं करेंगे तो कल हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स नहीं, मैग्नेटिज्म, जहाँ पे आपका डिफरेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या है, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इस टॉपिक को कल उठाएंगे और कल ये टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक, वो खत्म होने के बाद तब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे और मैग्नेटोस्टैटिक्स सबसे लास्ट में लेंगे। ओके, आज के लेक्चर में यस मैम। समझ में आया सबको? अब घर जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेजर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है लेकिन क्वेश्चन आता है इससे। ओके बच्चों, थैंक यू। क्लास लेफ्ट कर रहे थैंक यू हैं। मैम। थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कोई क्वेरी है? समझ में आया कि नहीं आज का लेक्चर आप लोग को? यस सर। यस मैम। ओके ओके, चलिए। देखिए दोनों लेजर्स का एनर्जी लेवल डायग्राम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।